नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का 19वां दीक्षांत समारोह आयोजित। 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं को फिजिकल और वर्चुअल मोड के जरिए प्रदान की गई डिग्रियां। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने कहा, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का पालन करे युवा पीढ़ी। राज्यपाल ने वॉल ऑफ हीरोज पर किया माल्यार्पण। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के नामकरण के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। आगामी 20 जनवरी से 20 फरवरी तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए संजय दत्त ने किया मीडिया कैंपेन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शी योमी जिले के अपने दौरे के दौरान तातो पहुंचकर स्थानीय निवासियों से किया संवाद। आधारभूत ढांचों की कमी पर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ने कहा, शी योमी जिले के विकास के लिए किया जाएगा हर संभव समर्थन। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का 19वां दीक्षांत समारोह आज यूनिवर्सिटी के रोनो हिल स्थित परिसर में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह के दौरान 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी और एमफिल के छात्राओं ने शारीरिक तौर पर उपस्थित होकर डिग्रियां प्राप्त की, जबकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को वर्चुअल तरीके से डिग्रियां दी गई। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने यूनिवर्सिटी के चीफ रेक्टर के तौर पर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया और एमएससी गणित के छात्र मोहम्मद बासित रहमान को शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए चांसलर गोल्ड मेडल से नवाजा। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विषयों के टॉपरों को भी गोल्ड मेडल भेंट किए। राज्यपाल ने डिग्रियों के अलावा छात्रों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की एक प्रति भी वितरित कराई। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद छात्रों को ये याद दिलाना है कि मौलिक कर्तव्य हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीक्षांत समारोह के इतर राज्यपाल ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी परिसर में वॉल ऑफ हीरोज पर माल्यार्पण किया और भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। Students who are going to stay here, continue with their studies, I would say that you must contribute in national building. In national building must be a party to states and nations' progress and development. Lawlessness and vandalism, it does not help anybody, not even those who are indulging in that, unless somebody is terrorist and his sole aim is terrorizing people in our country, if the nation, and we don't work for the nation, and if the nation taught us, there's nothing which can shape your destiny. Secondly, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के नामकरण के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोमवार को शी योमी जिले के मेचुका में आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता संजय दत्त की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ये घोषणा की। इसके अलावा जाने माने फिल्मकार राहुल मित्रा को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ब्रांड एडवाइजर नियुक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर संजय दत्त ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पी.डी. सोना के प्रति आभार प्रकट की। संजय दत्त ने 20 जनवरी से 20 फरवरी को 2022 तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए आज एक मीडिया कैंपेन का भी शुभारंभ किया। गौरतलब है कि 20 जनवरी 1972 को एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अरुणाचल प्रदेश अपने अस्तित्व में आया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शी योमी जिले के अपने दौरे के दौरान आज तातो पहुंचकर स्थानीय निवासियों से संवाद किया और क्षेत्र में आधारभूत ढांचों की कमी पर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तातो के विकास के लिए हर साल पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाती है, लेकिन धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा है कि शी योमी जिले के साथ पाके केसांग, लेपारादा और कामले को भी जिला बनाया गया था और उन जिलों में आधारभूत ढांचे के निर्माण का काम संतोषजनक तरीके से चल रहा है, लेकिन तातो में आधारभूत ढांचे को लेकर कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शी योमी जिले के विकास के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन स्थित नेदरनामलों में इंडिजिनस फेथ और स्थानीय संस्कृति पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम तामसार जिन्नू का आयोजन किया गया। निशी संगठन NNMR की महिला शाखा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती मिश्रा ने इंडिजिनस फेथ और कल्चर की महत्ता को रेखांकित किया और परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित करने पर जोर दिया। श्रीमती मिश्रा ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से पूर्ण टीकाकरण कराने का भी आग्रह किया है कि हम जागृति पैदा करें अपने इस इंडिजिनस फेथ के बारे में, क्योंकि जितना ही हमें वेस्टर्न कल्चर और बाकी जगह का प्रभाव पड़ने लगता है उतना ही हम अपने रूट से अपने फेथ से दूर जाने लगते हैं। और क्यों जाते हैं उसका कारण मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ऐसा कि तब जाते हैं जब हमें अपने बारे में पता नहीं होता। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है हमारी एजुकेशन फ़र्क होती है, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम किसी और जगह पढ़ते हैं, हमारे ऊपर बच्चे के मन में सब चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन घर के संस्कार मजबूत होते हैं तो वो कहीं नहीं जाते। जब एक बार चीज़ खत्म हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा है कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया है कि इस वायरस को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दूसरे देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं की बुनियादी ढांचे के साथ सरकार तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि हालांकि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इसका खतरा अब भी बना हुआ है। उन्होंने बताया वेरिएंट के संदर्भ में बताया तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने ईटानगर के आबोतानी कॉलोनी में वाई अपार्टमेंट के पास आज सुबह करीब 4:30 बजे लगी आग से एक मकान को नुकसान पहुंचा और 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस हादसे के दौरान 2 गैस सिलेंडर में भी धमाके हुए। क्षतिग्रस्त हुए मकान में रहने वाले लोगों के लाखों रुपए के सामान और आभूषण बुरी तरह जल गए हैं। फायर सर्विस के अधिकारियों के मुताबिक आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। तो सर ये दुकान था और ये घर सोने का और ये किचन मिला के खास करके 3 गाड़ी 3 पूरा कंप्लीट हो गया। डैमेज मतलब 2 जो तोड़ा लगा और दूसरा का गाड़ी था। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी पचहस्सी राजा के बारे में। आज की इस कड़ी में हम देशभक्त पचहस्सी राजा को याद करते हैं जो 30 नवंबर 1805 को शहीद हो गए थे। वे 1774 और 1805 के बीच केरल के मलाबार क्षेत्र में कोट्टायम राज्य के वास्तविक प्रमुख थे और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। वो अपने मार्शल कारनामों के कारण केरल सिंघम के रूप में लोकप्रिय हैं। 1792 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोट्टायम क्षेत्र का नियंत्रण हासिल कर लिया और पचहस्सी राजा के सिंहासन के दावे को दरकिनार करते हुए उनके चाचा वीरा वर्मा को कोट्टायम के राजा के रूप में नियुक्त किया। वीरा वर्मा ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसानों पर अत्यधिक कर लगाया। हमेशा से कंपनी के शासन के विरोधी रहे पचहस्सी राजा ने 1793 में इस आर्थिक शोषण के खिलाफ किसान जन प्रतिरोध का नेतृत्व किया। 1796 में कंपनी ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया।
जिससे 1797 में अंग्रेजों को शांति के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वायनाड के बारे में विवाद पर सन 1800 में फिर से संघर्ष किया गया। पजहस्सी राजा को वायनाड के जंगल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने कुरिचिया जनजातियों को संगठित किया और गुरिल्ला युद्ध करके ब्रिटिश सेना को कठिनाई में डाल दिया। 1805 में अंग्रेज आखिरकार राजा की सेना को वश में कर पाए, लेकिन पजहस्सी राजा ने अंग्रेजों के हाथों में पड़ने से पहले ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। बहादुर योद्धा पजहस्सी राजा को नमन करता है। मणिपुर की नौने वैली में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस ब्रिज की ऊंचाई 141 मीटर है, यानी ये ब्रिज दिल्ली के कुतुब मीनार की दोगुनी ऊंचाई का है। ये ब्रिज न सिर्फ मणिपुर के रेल संपर्क से जोड़ने बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पेश एक रिपोर्ट। इजाई नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है, जिसके पियर की ऊंचाई 141 मीटर है। ये पुल 111 किलोमीटर जिरीबाम तुपुल इम्फाल न्यू ब्रॉड गेज प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे नवंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के मानचित्र में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ऊपर से जल्द ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन फर्राटा भरती नजर आएगी। इस पुल के ऊपर से 25 टन एक्सेल वाली मालगाड़ी भी गुजर सकती है। पुल का जो डिज़ाइन किया गया है वो सेस्मिक 5 जोन के हिसाब से किया गया है, और इसके जो कंसल्टेंट, जो मेन कंसल्टेंट हैं वो है स्टूप कंसल्टेंट है, और इसका जो बाकी स्पैन अरेंजमेंट वगैरह है वो एक्सपर्ट कमेटी। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित ईटापुलु मेमोरियल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के 14वें संस्करण में अनिनी फुटबॉल क्लब ने कोरोनो फुटबॉल क्लब को फाइनल मैच में हराकर टूर्नामेंट जीत ली है। अनिनी फुटबॉल क्लब ने फाइनल मुकाबला 2-1 से जीता और टूर्नामेंट के विजेता के तौर पर एक ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्राप्त किया। नाबा ईटापुलु मेमोरियल फुटबॉल क्लब, खेल विभाग और अरुणाचल प्रदेश महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में जिले के उपायुक्त के एन दामो, खेल विभाग के निदेशक रमेश लिंगी, डीएसओ राजू मीपी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। टूर्नामेंट सिर्फ फुटबॉल को ही प्रमोशन नहीं किया आपने, आपका दूसरा मकसद था ड्रग के अगेंस्ट में। इसमें देखा है जो जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमारे रोइंग के बहुत लोग मस्त हो जाते थे, कुछ लोग ड्रग्स में, कुछ लोग बाकी नशे के पदार्थ में। लेकिन पिछले 20 दिन से जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, नशे के जो पदार्थ है उससे बाहर निकल के। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।